कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी मॉरिस दिखाया जाता है। मॉरिस हमेशा बैंक लूटता था और भाग जाता था, इसलिए इस बार उसे ऐसी जेल में डाला जा रहा था जहां से वो बाहर न निकल सके। उस जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और अगर कोई यहाँ से बाहर निकलता तो उसकी फ्रीडम या भागना उसके लाइफ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता था, क्योंकि ये जेल एक आइलैंड पर बनी थी जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही दिखता था। जैसे ही वो जेल पहुंचा, मॉरिस के पूरे बॉडी की चेकिंग की गई और उसे यूनिफॉर्म दे दिया गया। यहाँ सब कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड था। प्रिजनर्स को अपनी मर्जी से चलने की इजाजत नहीं थी। सभी लोग सुबह की बेल बजते ही उठते, यूनिफॉर्म पहनते और बाहर आकर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगाते। जैसे ही मॉरिस यहाँ जेल आया, एक आदमी मोर्डन ने उसे बताया कि अल्काट्राज में आपका स्वागत है। असल में ये जेल का नाम अल्काट्राज था। खाने की टेबल पर एक आदमी लिटमस ने मॉरिस से उसका खाना मांगा। मॉरिस ने भी उसे अपना खाना दे दिया, लेकिन फिर वो टेबल के नीचे देखने लगा कि ये आदमी यहाँ गुप्त रूप से एक माउस पाल रहा था जो रोज उसे खाना खिलाता था। कुछ देर बाद मोर्डन ने मॉरिस को बुलाया, जो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं। तुम हर जेल तोड़कर भाग जाते हो, लेकिन ये जेल तोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि इस जगह की टाइट सिक्योरिटी तुम्हें दिख रही है। अगर यहाँ से बाहर निकले तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही मिलेगा, तभी ये प्रिजनर्स भाग पाएंगे। इस बात को करते हुए मॉरिस गुप्त रूप से एक नेल कटर चुरा लेता है। मॉरिस यहाँ के वार्डन के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बहुत इनोसेंट है और यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता, इसलिए वार्डन उसके बारे में बहुत वरीड है। नेल कटर लेकर मॉरिस अपनी सेल में लौटता है और उसे अपनी बाइबल में छिपा देता है। मॉरिस को लगता था कि वो नेल कटर से जेल में होल करके भाग जाएगा। सुबह काम करते हुए जब सभी प्रिजनर्स नहा रहे थे, एक प्रिजनर वुल्फ जेल में आया। वो प्रिजनर फिर मॉरिस को तंग करने लगा, जो पहले भी कई बार उसे तंग कर चुका था। मॉरिस पहले उसके पास पोलाइटली गया, लेकिन अब उसकी रियलिटी दिखाते हुए उसे बहुत पीटता है, जिससे वुल्फ का ग्रैंडफादर वहीं गिर जाता है। यहाँ के सभी लोग मॉरिस से और ज्यादा डर गए, क्योंकि अब तक सभी प्रिजनर्स वुल्फ से डरते थे, और अब क्योंकि मॉरिस ने वुल्फ को मार दिया था, इससे साफ था कि मॉरिस बहुत डेंजरस आदमी रहा होगा। यहाँ मॉरिस को जेल लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। यहाँ उसे इंग्लिश नाम का एक आदमी मिला जो 40 साल का था, जो पास्ट 20 साल से इस जेल में कैद था। यानी उसने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा यहाँ जेल में बिता दिया था। काम खत्म होने के बाद मॉरिस यहाँ एक दूसरे प्रिजनर से मिला जो पेंटिंग का बहुत शौकीन था। वो अपनी पेंटिंग बना रहा था और अपनी शर्ट पर एक फ्लावर बना चुका था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट पर कोई फ्लावर नहीं है? फिर पेंटर प्रिजनर बोला कि ये फ्लावर मेरे दिल की खुशी को एक्सप्रेस कर रही है। ये सुनकर मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वो उनसे पूछने लगता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे? ये सुनकर इंग्लिश हंसने लगता है। वो कहता है, ये जेल नहीं बल्कि कब्र है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहले मरना पड़ेगा। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम इस बड़ी दीवार को पार भी कर लो और यहाँ की सभी सिक्योरिटी कैमरास के साथ सभी रेंजर्स भी पीट दोगे, फिर भी भागकर कहाँ जाओगे? वो कोल्ड आइसी पानी जिसमें तुम जाते ही मर जाओगे। बेहतर है इस जेल में चुपचाप लाइफ बिताओ, कम से कम यहाँ जिंदा रहोगे। एनीवे, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि अब वो लाइब्रेरी की बजाय कारपेंटर्स शॉप में जॉब पा रहा था और उसे हर आवर के लिए 50 सेंट्स भी दिए जाते थे, पैसे के लिए नहीं। असल में मॉरिस सोचता है और हाँ कहता है कि वहाँ जरूर कुछ चीजें मिलेंगी जो जेल से भागने में हेल्प करेंगी। मॉरिस ने यहाँ हर प्रिजनर को ट्रस्ट करने वाला ढूंढ लिया था जो ट्रस्ट के लायक था। उसे भी लगता था कि लिटमस ट्रस्टवर्दी प्रिजनर है। मॉरिस लिटमस से पूछता है कि इस जेल से कैसे भागे, तो लिटमस बताता है कि हर रूम में एयर वेंट है और उस एयर वेंट से रूफ तक जा सकते हो और वहाँ से जंप करके आसानी से जेल से भाग सकते हो। अब ये सब मॉरिस को बता दिया गया। अभी वो इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि वुल्फ अचानक पीछे से मॉरिस पर अटैक करने आता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपनी कोट उतारता है, हाथों में लपेटता है और वुल्फ को गिरा देता है। ये सब वॉच टावर पर गार्ड्स खड़े हैं और ऊपर से गोली चलाकर उन्हें रोकते हैं। उनके बीच फाइट के बदले उन्हें टॉर्चर सेल में सजा दी जाती है। उन्हें पूरी रात हर तरह की टॉर्चर सहनी पड़ती है और 2 वीक्स बाद उन्हें टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से बाहर आने के बाद मॉरिस की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जैसे ही वो बाहर आया, लिटमस अपनी माउस से उसे वेलकम बैक नोट भेजता है। उसी दिन मॉरिस के बगल वाली सेल में चार्ली नाम का नया प्रिजनर आता है। वो भी जल्दी मॉरिस का दोस्त बन जाता है। मॉरिस ने यहाँ बड़ा ग्रुप बना लिया था। उसने सबको ये सीक्रेट बता दिया था कि वो जल्द ही जेल से भाग जाएगा। इन लोगों की एब्सेंस में वार्डन इन सभी सेल्स की चेकिंग करता है और जब वो पेंटर की सेल में जाता है तो देखता है कि पेंटर पहले से भी बेहतर पेंटिंग्स करने लगा था। पता नहीं क्यों वो इससे बहुत एंग्री हो जाता है और उस पेंटर की सभी पेंटिंग्स जला देता है। साथ ही उसे ऑर्डर देता है कि अब पेंटिंग मत बनाना। पेंटिंग की बजाय अब उसे कारपेंटर सेल में काम करना था। पेंटर ने अपनी सारी खुशी पेंटिंग में डाल दी थी। वार्डन के इस डिसीजन से वो पूरी तरह टूट गया। उसी गुस्से में उसने अपने 3 फिंगर्स काट ली जिनसे वो पेंट करता था। इस पेंटर के कटे फिंगर्स देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है और वो उसके फिंगर्स उठाता है और गार्ड को दे देता है और कहता है, जाओ इसे अपने वार्डन को दे दो, इसे देखकर वो खुश हो जाएगा। यहाँ पता चलता है कि मॉरिस अनडाउटेडली चोर था, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी भी था। वो पेंटर के लिए बहुत दुखी था। उसी पेंटर के दर्द में वो अपनी सेल में चुपचाप बैठा था। तभी उसने देखा कि उसकी सेल के एयर वेंट से एक बड़ा कॉकरोच निकल रहा था। उसे समझ आ गया कि इस एयर वेंट के पीछे बहुत स्पेस है जहाँ ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। अगले दिन मॉरिस को अपना प्लान और आसान लगने
लगा। उसी दिन इस जेल में 2 और प्रिजनर्स आते हैं। ये प्रिजनर्स पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रहे थे और इन तीनों ने पहले ही एक जेल से भागने का काम किया था। इन 2 भाइयों के दिमाग मॉरिस जितने तेज थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी को अपने लोगों से मिलने का एक दिन दिया जाता है। कई सालों बाद इंग्लिश अपनी बेटी से मिलता है और ये देखकर वो रोता है कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो गई है और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा समय नहीं बिताया। चार्ली को भी पता चलता है कि उसकी मदर बहुत बीमार है और वो इस दुनिया से 1-2 महीने में चली जाएगी। ये सुनकर वो भी डिसाइड करता है कि मदर के लिए उसे इस जेल से भागना होगा। इसलिए वो रात को आता है और मॉरिस से कहता है कि अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी इंक्लूड कर लो। ये लोग अब बड़े ग्रुप में भागने का प्लान बनाने लगते हैं और मॉरिस सबको बताता है कि हर रूम में एयर वेंट ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन वो एयर वेंट छोटा है, हम उससे पार नहीं हो सकते। लेकिन ये सोचने की ज्यादा बात नहीं है क्योंकि ये जेल डीप सी के पास बनी है, इसलिए जेल की वॉल्स बहुत हॉलो हो गई हैं और उन्हें डाइजी करना बहुत आसान है। हमें वेंट के आसपास वॉल्स डिग करनी होंगी ताकि हम वहां से बाहर निकल सकें और ऊपर चढ़ सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास छोटा नेल कटर है जिसमें ज्यादा डीआईजी नहीं कर पाता। मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। खाना खाते हुए ये लोग अब बातों में बिजी थे। फिर मॉरिस को स्पून का आइडिया आया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग स्पून कैसे अपनी सेल्स ले जाएं। मॉरिस अपने एक कंपेनियन के साथ बहाना बनाकर गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मेरा स्पून गंदा है, मुझे क्लीन स्पून चाहिए। गार्ड उसे दूसरा स्पून लेने की इजाजत देता है और उसी समय दूसरा आदमी गार्ड को अपनी बातों में उलझा देता है। मॉरिस एक के बजाय 2 स्पून्स उठाता है और एक को पॉकेट में डाल लेता है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम अटक गई थी कि रात को वेंट के एंट्रेंस पर मॉरिस था। वो कहता है कि हम बार्बर शॉप से कुछ हेयर चुराएंगे और पेपर डमी बनाएंगे और उनके सिर पर हेयर लगाएंगे ताकि वार्डन बाहर से चेक करते हुए लगे कि हम अभी भी अंदर लेटे हैं। मॉरिस कहता है कि ये सब ठीक है, भले ही हम वेंट पार करके जेल से बाहर निकल जाएं, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पानी अटका हुआ है, पानी कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ बहुत रेन कोट्स मिलेंगे, तुम वो रेन कोट्स चुरा लो, वो पैराशूट्स हैं, हम उन्हें एयर से भरेंगे और बोट की तरह यूज करेंगे। चार्ली मॉरिस को बताने लगता है कि मुझे भी काम करना है, तो मॉरिस कहने लगता है कि जब मैं वेंटिलेशन के अंदर जाऊंगा तुम्हें यहाँ अटेंशन देनी होगी, जैसे ही वार्डन आए तो मुझे सिग्नल देना। इसके बाद मॉरिस डाइजी करने लगता है, लेकिन इस एक्सकवेशन के दौरान मॉरिस को वेल्डिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे पास जो मैचेस हैं वो सब दे दो, बदले में मैं रोज अपनी फूड का शेयर तुम्हारी माउस को दूंगा। लिटमस, जिसे माउस बहुत प्यारी थी, माउस के लिए मॉरिस से अग्री हो जाता है। इस मैच को जलाकर वो स्पून और नेल कटर की हेल्प से एक शार्प टूल बना लेता है जो अब आसानी और क्विकली उसकी एक्सकवेशन का काम कर रहा था। इस दौरान चार्ली उसे देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख पकड़ में आ जाती है और फिर वार्डन चेकिंग के लिए आता है। इंग्लिश भी, क्योंकि मॉरिस ने पहले ही पूरा प्लान बता दिया था, वो क्विकली खड़ा हो जाता है और वार्डन को रोककर उससे बात करने लगता है और उन्हें सुनते हुए चार्ली की आंखें खुल जाती हैं और चार्ली तुरंत मॉरिस को सिग्नल दे देता है। जैसे ही उसका सिग्नल आता है, मॉरिस अपना काम रोक देता है, अपनी एक्सकेवेशन के आगे अपनी स्टफ रख देता है और बेड पर लेट जाता है। वार्डन को ये गलत नहीं लगता, लेकिन उसे घर छोड़ने की इजाजत नहीं है। रात के बीच में अगर किचन में कुछ जलने की स्मेल हो तो मॉरिस बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातें खुशी में बदल देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि मॉरिस ने इतनी एक्सकवेशन कर दी थी कि वो अब इस जगह से बाहर आ सकता था। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी होती है कि यहाँ जो फायरवर्क लगा था वो स्क्रूज से स्ट्रेच्ड था और इन सभी स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या पॉइंटी आइटम चाहिए था। वो अगले दिन अपने वर्क प्लेस से चुरा लेता है, लेकिन ये वर्क स्पेस में नहीं था, ये स्टोन था और इंडिस्ट्रक्टिबल था, इससे खोला नहीं जा सकता था। इन सभी को खोलने के लिए एक वायर को इस जगह में डाला गया और फिर वुड का पीस डाल दिया, लेकिन उसे यहाँ से ले जाना मुश्किल था। जब वो यहाँ से बाहर आने लगा तो उसका टूल मेटल डिटेक्टर पर दिख गया। गार्ड ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से वो टूल ले लिया। सबको डर लग गया कि अब मॉरिस पकड़ा जाएगा, लेकिन मॉरिस ज्यादा कनिंग निकला। जो टूल पकड़ा गया था वो बैकअप के लिए लाया था ताकि गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि असली टूल उसके शूज में छिपा था। इस मेटल की हेल्प से रात होते ही वो नेट काट देता है और वेंट में जाने का रास्ता खोल देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो इस समय वेंट में चला जाता तो गार्ड्स को ये सेल खाली मिल जाती और वार्डन को उनका प्लान पता चल जाता। अंदर जाने से पहले उन्हें डमी हेड चाहिए था, जिसके लिए वो पहले लाइब्रेरी से बुक्स चुराते हैं, उनसे फेक हेड बनाते हैं, फिर पेंटर का पेंट चुराकर उस डमी हेड को पेंट करते हैं और फिर बार्बर शॉप से चुराए हेयर को ग्लू से सिर पर चिपका देते हैं। इस डमी हेड के साथ मॉरिस ने डमी वॉल भी बनाई थी जो बिल्कुल रियल वॉल जैसी लग रही थी। उसने ये कार्डबोर्ड वॉल बनाई थी ताकि किसी को शक न हो कि उसके पीछे गॉड है। आखिरकार सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद मॉरिस रात को डमी हेड को जगह पर रखकर वेंट में चला जाता है। जैसे ही वो वेंट में गया उसने बहुत सारी पाइप्स देखी जिन पर चढ़कर वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी रास्ते में कुछ ग्रिल्स थी जो तोड़ना नामुमकिन था
और उन तक पहुंचना मुश्किल था। नीचे दिखाया जाता है कि वार्डन की चेकिंग का समय हो गया है। जैसे ही वो पास आने वाला था, चार्ली मॉरिस को सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है, लेकिन पता नहीं मॉरिस को उसके भेजे सिग्नल्स का पता चला या नहीं। जब वार्डन्स मॉरिस की रूम से गुजरते हैं तो वो मॉरिस के हेयर पर शक करने लगते हैं, और जैसे ही वो मॉरिस के हेयर को टच करते हैं, मॉरिस कहता है, क्या बात है सर, मेरे हेयर में आपको बहुत अच्छे लग रहे हो। चार्ली अपनी सांस थामे था कि मॉरिस उस समय अपनी सेल में लेटा हुआ था। वैसे अगले दिन मॉरिस अपने ग्रुप को गुड न्यूज देता है कि मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन वो रास्ता ग्रिल्स से बंद है। मैं अकेला उन ग्रिल्स तक नहीं पहुंच सकता, मुझे उन ग्रिल्स तक पहुंचने के लिए एक और कंपेनियन चाहिए। जॉन कहता है, मैंने भी अपना वेंट पूरी तरह डाइजी कर लिया है, मैं रात को वहां आऊंगा और हम उस ट्रैप को साथ देखेंगे। रात होते ही दोनों वेंट के रास्ते पर उस वेंट में आते हैं और पता चलता है कि वो ग्रिल सिर्फ रखी नहीं थी, बल्कि वो वेल्ड भी थी और उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे फैन पर पड़ती है। उसे देखकर मॉरिस को आइडिया आता है कि वो इस फैन से चेन सॉ बना सकता है, इसलिए वो चार्ली से कहता है, इस फैन को अपनी म्यूजिक बॉक्स में छिपा दो। गार्ड्स चेक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में कुछ नहीं दिखेगा, और ये करने के लिए मॉरिस को एक और वेपन मिल जाता है। फैन को ड्रिल मशीन में बदलने के बाद मॉरिस और जॉन दोनों म्यूजिक क्लास में होते हैं। वो साथ जाकर वो रॉड काटने जाते हैं। जॉन मॉरिस को अपने कंधे पर बिठाता है और मॉरिस वो रॉड काटता है। चेन सॉ की आवाज सुनकर गार्ड्स भी शक करने लगते हैं, वो भी चेक करने ऊपर जाते हैं, और इसी बीच ड्रिल मशीन की साउंड रुक जाती है, क्योंकि मॉरिस ने पहली रॉड काटने में सक्सेस पा ली थी और यही वो रास्ता था जिससे ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। साउंड रुकने से गार्ड भी चेकिंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अगले दिन वो खुश होता है। वो डाइनिंग टेबल पर सबको बताने लगता है कि उसने सारे रास्ते क्लियर कर दिए हैं, अब इस जेल में कोई इन लोगों को रोक नहीं सकता। वो जॉन के भाई से पूछता है कि तुमने पैराशूट रेनकोट्स ला दिए। वो कहता है, हाँ सब रेडी है, और ये लोग अब यहाँ से भागने का प्लान बना लेते हैं। वैसे अब ये सारे लोग अपनी अपनी जेल में लौट आते हैं, और जब इंग्लिश सबको बुक्स बांटने आता है, मॉरिस इंग्लिश से कहता है कि आज मैं तुमसे आखिरी बार हैंड शेक करना चाहता हूँ। इंग्लिश ने हैंड ज्वाइन कर ली, लेकिन वो काफी सरप्राइज था। मॉरिस ने क्या किया, क्या प्लान बनाया जिससे वो यहाँ से बाहर निकलेगा। वो इस समय जेलस लग रहा था। वैसे वो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वार्डन मॉरिस की सेल चेक करने आता है, जैसे किसी ने उसे बता दिया हो कि मॉरिस यहाँ से भागने वाला है। वो यहाँ सब कुछ ढूंढने लगते हैं। वे सुसाइड करने वाली जगह भी देखने लगते हैं जहां मॉरिस ने किया था, लेकिन यहां उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मॉरिस ने पहले ही सारे एविडेंस छिपा दिए थे। टनल के आगे फेक कार्डबोर्ड भी था, जिससे उन्हें बिल की शक नहीं हुआ। वार्डन कहता है, न्यूज सही थी, एक काम करो, सुबह होते ही मॉरिस की सेल चेंज कर दो। लेकिन सुबह कहाँ होने वाली थी। आज रात सबने प्लान बनाया था कि रात ठीक 2 बजे वेंट से निकलेंगे और सेकंड फ्लोर पर मिलेंगे। प्लान बनाते हुए चार्ली को बहुत करेज आ गया था। वो पूरी तरह रेडी था, लेकिन टाइम आने पर वो बहुत पैनिक हो गया। मॉरिस और बाकी 3 लोग वेंट पर पहुंच गए और चार्ली का लंबे टाइम इंतजार करते रहे, लेकिन जब चार्ली नहीं आया तो तीनों को अकेले ही वहां से जाना पड़ा। दिखाया जाता है कि वो प्लान के अनुसार भाग रहे थे और यहाँ चार्ली बैठा रो रहा था। उसकी फ्रीडम अब उसके हाथ से निकल रही थी। वार्डन की चेकिंग के बाद उसने बहुत करेज से डिसाइड किया कि अब वो भी यहाँ से भागेगा, लेकिन जैसे ही वो वेंट में आया, उसे दिखा कि ऊपर का रास्ता उसकी हाइट से बहुत दूर था और वे अब चले गए थे और अब उसकी फ्रीडम का ड्रीम खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेल में लौट जाता है। गार्ड्स की नजरें चुराते हुए वे जेल की आखिरी वॉल तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे तीनों फेंसेस की वॉल पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ इस आइलैंड से बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्होंने रेन कोट्स बांधे और माउथ से एयर भरी ताकि बोट बन सके। भले ही माउथ से एयर भरने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई और वे नहीं थी। बहुत स्ट्रगल के बाद उनकी बोट फाइनली रेडी हो जाती है और वे यहाँ से निकल जाते हैं और रात में भाग जाते हैं। जब मॉर्निंग हुई, गार्ड सेल्स चेक करने आए। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही चार्ली की सेल पर पहुंचे, चार्ली खड़ा था जैसे किसी ने उसे कुछ बता दिया हो। वो सैड था कि अगर कल डेयर कर लेता तो यहाँ से बाहर आ जाता। उसकी कंडीशन देखकर वार्डन भी उस पर शक करता है, लेकिन उसे इग्नोर करके मॉरिस की सेल पर जाते हैं और पूछते हैं कि मॉरिस अभी भी सो रहा है। पूछने पर भी मॉरिस उनके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर गार्ड को गलत लगने लगता है। जैसे ही वे डोर खोलकर अंदर जाते हैं, उन्हें सिर्फ मॉरिस का डमी मिलता है और पता चलता है कि मॉरिस ने उनकी आंखों में धूल झोंक कर इस जेल से भाग गया है। पूरी जेल में अलार्म्स बजने लगते हैं। वे पूरी जेल में इनकी तलाश करते हैं, लेकिन जब पूरी जेल में ये लोग नहीं मिलते तो सी में भी सर्च करते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मिलते। यहाँ का वार्डन, जिसकी नोज बहुत हाई थी कि किसी की उसकी आंखों से कभी एस्केप न हुआ, अब उसका सारा रिस्पेक्ट दफन हो गया। अथॉरिटीज ने भी उसे बैड कहना शुरू कर दिया। 3 प्रिजनर्स उसकी आंखों से कैसे भाग गए, उसके पास अब कोई आंसर नहीं बचा था। वो अब अपने मेन को बताता है कि सभी न्यूज़पेपर्स में ये स्प्रेड कर दो कि जो 3 प्रिजनर्स एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ लिया है। उन्हें मार दिया गया क्योंकि कोल्ड वाटर में सी पार नहीं कर सके। चाहे जो हो जाए, ये लीक न हो कि इस जेल से कोई भाग सकता है, वरना हमारी जेल की रेपुटेशन गिर जाएगी। वो अपने लोगों को ये भी बताता
है कि ऐसा नहीं हो सकता और एक्सेप्टेबल नहीं है कि वे इतना कोल्ड सी पार करके चले जाएं। वे सी में मर गए होंगे और हमें उनके बॉडीज नहीं मिल रहे। ये वो कहता है। पता नहीं वो ये अपने दिल को कह रहा था या अपने लोगों को। अंदर से उसे भी पता था कि मॉरिस सच में भाग गया होगा। वैसे उसकी सारी पॉलिसीज काम नहीं आई, अथॉरिटीज उसकी बात नहीं मान रही थी और आखिर में अल्काट्राज बंद कर दिया गया, कहते हुए कि इतना पैसा खर्च करके जेल इतनी दूर बनाने की क्या जरूरत, जब अल्काट्राज भी नॉर्मल जेल जैसी है। यहाँ से भी प्रिजनर्स भाग रहे हैं। इस तरह अल्काट्राज जेल हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जैसे ही वो जेल बंद होती है, इन रियल इवेंट्स पर बेस्ड ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।